सर ये ऊर्जा आती कहाँ से है कि जरूरत पड़ती है तो ट्रैक्टर भी खुद चला लेते हैं और पैदल भी चल देते हैं। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। हम जब परिक्रमा में होते थे तो हमको कुछ जरूरत नहीं थी। पूरा देश कहता है कि ये नदियों का उद्गम वाला प्रदेश है, लेकिन उसके बाद चुनौतियां हैं। नरसिंहपुर जिले का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पानी का लेवल ऐसा था कि लोग सुबह उठते थे तो उसी से नाश्ता करते थे, लेकिन आज वो बुरे हाल में है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जलगंगा संवर्धन करके एक अभियान चलाया, जिसकी सराहना 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की। देश की आज़ादी में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने नए जल स्रोत बनाने का संकल्प लिया, उसको पूरा किया। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जिसको भी मेरी बात पर विश्वास हो तो वो दमोह जिले में एक जरारू धाम गोवर्धन है, तो वहाँ मैंने पत्थर में 10,000 पौधे लगाए थे। पत्थर में मतलब मुझे चुनौतियाँ हमको स्वीकार करनी चाहिए, खाली भाषण देने से ये काम नहीं हो सकता। वो जलदूत की अवधारणा क्या है और कैसे लोगों का इसमें चयन किया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर किसी अन्य गतिविधि के लोग? आज भी लोग मन से सदाव्रत देते हैं, नंदा के लिए काम करते हैं, सफाई करने पहुंच जाते हैं। कोई सरकारी लोग नहीं। आपके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में पौधा लगाइए। आपको नहीं है, आप मनरेगा के वॉलंटियर बन जाइए और उसके बाद में उसको कुछ पारिश्रमिक भी मिलेगा। ये सतत चलता रहे, लोग इसमें जुड़े रहें, इसको लेके हम मॉनिटरिंग कैसे करें? अभी हमने जितनी जगह पर फेंसिंग करना शुरू किया है उन 247 जगह को चिन्हित किया, उनकी मैपिंग हो गई है। दूसरा, हमने ड्रोन का उपयोग किया है कि हम रैंडम जिले में 5 या 6 जगह, जैसे आपने कहा कि हमने 5,000 पौधे लगाए, तो हम ड्रोन से अभी देखेंगे और अगली साल ड्रोन से देखेंगे। आप इस अभियान को और भविष्य में कितना फलदायी देखते हैं? दूसरा कि आपने इस अभियान को धार्मिक रूप से भी जोड़ा, गंगा दशहरे या वट पूजन आपने इस अभियान में जोड़ी। मुझे लगता है कि हमारे त्योहार रस्म अदायगी नहीं है। हाँ, हरियाली अमावस्या, आप उस समय कोई पौधे लगाएंगे मरेगा ही नहीं। हमें अगर कोई काम करना है धरती से जुड़ा तो हमें अपने पुराने लोगों से जरूर विमर्श करना चाहिए। हर चीज विज्ञान की तराजू पर मत तोल, नहीं तो आप वहाँ की आर्कोलॉजी को खराब करेंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेंगे। ये बात आप तय मान कर चलिए। नमस्कार। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आपने कभी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जरूरत पड़ने पर खुद ट्रैक्टर चलाकर अपना जो गंतव्य है वहां पहुंच जाते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सुदूर पहाड़ी इलाके में पैदल पैदल चले जाते हैं, जिनको लेकर मध्य प्रदेश में हर कभी राजनीतिक सरगर्मी तेज रहती है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुध में। सबसे पहला प्रश्न सर, ये ऊर्जा आती कहाँ से है कि जरूरत पड़ती है तो ट्रैक्टर भी खुद चला लेते हैं और पैदल भी चल देते हैं? हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, सांस्कृतिक विरासत है, या हमारे साधु संत मनीषी ऋषि, उन सब ने कुछ बातें बड़ी जीवन की तय कर रखी हैं। आपकी जरूरतें सीमित है, और गांधी ने भी बड़े सहल भाषा में कहा है कि जरूरतें धरती माता सबकी पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल, झंझट यहाँ से शुरू होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसे जी ने माँ नर्मदा के जल पर जीवन जिया है। हम जब परिक्रमा में होते थे तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं थी, हम 4 लकड़ियाँ वहीं से उठाते थे। गाय के कंडे नहीं, जो उसका गोबर सूख जाता था, उससे एक बार भोग पकाना है, भिक्षा से मिलता था। जिंदगी में किसी बात की ज़रूरत नहीं है, तो जीने के लिए तो बहुत कम आवश्यकता है। लेकिन यही बातें हैं कि हम अपने लालच पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना उसे रोक पाते हैं। यही सामर्थ्य है। यदि आपके पास में ये नहीं है तो कोई दबाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा, न शरीर का, न वजन बढ़ने वाला है, न बाहर के कोई दबाव काम करने वाले हैं कि कोई आपकी आवश्यकता है तो कोई आपको रोक पाएगा। ये कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी जो बात है, आप मनुष्य हैं तो आपको व्यापार और परोपकार दोनों आते हैं। तो व्यापार आपको कमाना है तो वो भी नीति पूर्वक हो सकता है, लेकिन परोपकार के लिए जो कमाया धन है वो बांटना पड़ता है। अब आपके पास शरीर की ऊर्जा हो, धन ना हो तो शरीर की ऊर्जा हो, तो यही ऊर्जा आपको काम करने का मौका देती है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज जिस प्रकार से देश की परिस्थिति है, खासकर मध्य प्रदेश, आज मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश की बात करूँगा, बिल्कुल, कि मध्य प्रदेश में सरप्लस पानी है, पानी की मात्रा पर्याप्त है, बिल्कुल, और पूरा देश कहता है कि ये नदियों का उद्गम वाला प्रदेश है। लेकिन उसके बाद चुनौतियां हैं। नरसिंहपुर जिले का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पानी का लेवल ऐसा था कि लोग सुबह खोदते थे
उसी से नाश्ता करते थे, लेकिन आज वो बुरे हाल में है। हमने अपने जितने भी रिचार्जिंग पिट हैं उनको खत्म किया है। और मैं जब नर्मदा को बचपन से लेकर अभी तक देखता हूँ तो मैं चिंतित हूँ, और मुझे लगता है मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग चिंतित होंगे, जो क्योंकि नर्मदा के अस्तित्व के साथ ही मध्य प्रदेश का अस्तित्व है। बहुत सारे मनीषियों ने कहा है कि ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि यदि हम नरसिंहपुर की मैं बात करूं तो मेरे यहाँ पर करेली के पास 2 किलोमीटर में 5 नदियां मिलती हैं, ऊपर नर्मदा मिलती है। बिल्कुल, वो बारहमासी थी हमारी आंखों के सामने। अब उसमें एक बूंद पानी नहीं है, पांचों नदियां सूख जाती हैं। तो वो नर्मदा को देने का काम तो नहीं कर रही है। बरगी बांध बना हुआ है, उसकी नहरें हैं। हम ये मानते थे कि बांधों से रिचार्ज होता है सिस्टम, तो बारहमासी होना चाहिए थे, तो अब तो नहर से पानी डाल के नदियों में बहाया जा रहा है। तो ये जो संकट है, ये संकट अगर हमने नहीं पहचाना तो फिर कठिनाई होगी। तब मैंने सोचा कि भाई छोटी नदियां अगर बारहमासी होंगी तब बड़ी नदियों का अस्तित्व बचेगा। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि पानी आपको आएगा कहाँ से? विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो वृक्ष लगे हैं उनके जड़ों में जो पानी इकट्ठा है उससे आपको पानी मिलेगा। आप हिमालय के किनारे के राज्य नहीं है। बिल्कुल। तो पौधे के बगैर पानी हो नहीं सकता। हम भले कितने ही संपन्न हो, हम नर्मदा बेसिन में हमारा नदियों का पानी जाता है, गंगा बेसिन में नदियों का पानी जाता है, गोदावरी बेसिन में नदियों का पानी जाता है, ताप्ती और माही ऐसी नदियां जो सीधे जाकर अरब सागर में मिलती हैं, सोन सीधे जाके पटना में गंगा से मिलती है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे सामने चुनौती है, और अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को जल के संकट से मुक्त रखना चाहते हैं, तो फिर मेरे मन में आया कि मुझे उद्गम पर जाना चाहिए। वो ये मेरे परिक्रमा में एक बार परम पूज्य श्रीवासी जी जब भी कोई नदी मिलती थी नर्मदा में, तो वो मुझसे कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर चलो और वहां से पार करके फिर आओगे। उनने कभी नदी के संगम से हमको नहीं निकलने दिया। अच्छा। एक जगह पर नदी सूखी थी, नर्मदा में मिली थी लेकिन पानी नहीं था, तो मैं घुसने लगा। तो उन्हें ललकार कर कहा, इशारा किया ऊपर, और उस दिन उन्होंने हमको 1.5 किलोमीटर ऊपर ले गए। शायद वो सजा थी हमारी गलती की। और फिर वापस आए और फिर नर्मदा के किनारे चलने लगे। मन खराब हुआ। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है कि इतनी गर्मी है, जबरन में पानी था नहीं, क्यों ले जा रहे हैं। रात को हमने सेवा करते करते पूछ ही लिया, जब उस नदी में जल नहीं था तो हमको काय को इतना परेशान किया, हम आज परेशान हुए। तब उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा कि देखो, जहाँ भी नदी का संगम होगा, वृक्षों का संगम होगा या पहाड़ों का संगम होगा, वहाँ जीवन का अस्तित्व हो। खासकर मनुष्य में स्त्री पुरुष का अगर संगम होगा तो जीवन की संभावना है, उसे कुचलने की गलती नहीं करना। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहाँ नदी का उद्गम होगा, वहाँ पर ऊर्जा होगी, इसलिए वृक्ष भी जहाँ पर होगा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ देने की उसकी सामर्थ्य होगी। तो लेकिन हमने दोनों के अस्तित्व को नकारा है लालच के कारण। इसलिए मैंने कहा ना कि लालच के कारण ये परिस्थिति बनी है। वृक्षों का कटना, जलस्तर का नीचे जाना है, या फिर हमने अनावश्यक दोहन किया है। नरसिंहपुर अधिकतम जो ट्यूबवेल बने हैं उसका परिणाम है वहाँ का जलस्तर घटना, मेरा ऐसा मानना है। अन्यथा नरसिंहपुर की जो बंधान प्रणाली थी वो एशिया की और देश की सबसे बड़ी बंधान प्रणाली जो नर्मदा को रिचार्ज कर। कृषि भूमि को लेके भी नरसिंहपुर को हमेशा से सराहनीय उस क्षेत्र में रहा है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी भूमि रही, वो तो अभी भी भरती है। वो तो अभी भी आप जाएंगे बरसात में तो वो समुद्र जैसा लगेगा। बिल्कुल। भाई, जब मूल विषय पे आने से पहले एक मेरी जिज्ञासा जो है उसको मैं, चूंकि आप नर्मदा परिक्रमावासी रहे हैं, कई बार हमने देखा है और अमृतलाल बेगड़ जी की पुस्तक में भी हमने पढ़ा है कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं परिक्रमा वाले, वो माँ नर्मदा को क्रॉस नहीं करते। उसके पीछे का एक छोटा, ये मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है। देखिए, नर्मदा का हर कंकर संकर है, और दुनिया में एकमात्र नदी है नर्मदा जिसकी परिक्रमा होती है। और उसके पीछे जो आध्यात्मिक कारण है कि जो धरती की ढाल के विपरीत बहती है नर्मदा, उसके अस्तित्व के बारे में जरूर लोगों को जानना चाहिए। मतलब अगर कोई उद्गम से जल निकल रहा है तो वहां से शिवलिंग भी निकल रहे हैं। मतलब ये कहीं आपने सुना नहीं होगा। आपने सौर ऊर्जा में अपने सौर मंडल कहाँ से बनता है, वो होल कहाँ पर है, इसकी बात सुनी होगी। लेकिन किसी नदी के उद्गम से अगर जल के साथ में शिवलिंग निकलते हैं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सुना। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि नर्मदा की परिक्रमा करने वाले जो भी मनुष्य रहे, ज्ञात लोगों में तो
गौरीशंकर जी महाराज हैं, जिनकी बारे में सबने प्रयोग कर लिया, सबने टेस्ट कर लिया, अंग्रेजों ने कर लिया और बाद में उनको 5 एक की गार्ड पूरी जिंदगी दी कि सांस चलेगी। उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर कोई आडंबर नहीं है। अन्यथा मार्कंडेय जी का उल्लेख आता है जिनने 32.5 साल में नर्मदा की परिक्रमा की, लेकिन उन्होंने नदी नाला कोई भी जो नर्मदा में जुड़ा उसको क्रॉस नहीं किया। वो उसके जहाँ मिलता था वहां से उद्गम तक उस नाले तक जाते थे और ऐसा कहते हैं वापस आते थे। अच्छा, तो ऐसी परिक्रमा किसी और ने नहीं की। लेकिन गौरीशंकर महाराज हैं, फिर मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासी जी हैं, जिनने 3 या 5 बार परिक्रमा की है, उस नर्मदा जल पर ही जीवित रहे। अभी दादा गुरु हैं जो पिछले लगभग 5 साल से नर्मदा जल पर हैं और सारे साइंटिस्ट उन्हें प्रयोग कर लिया कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इसलिए नर्मदा के अस्तित्व को हम भौतिक रूप से देखें तो भी वो महत्वपूर्ण है, और अगर हम आध्यात्मिक रूप से जाएंगे तो फिर उसका कोई था नहीं है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जलगंगा संवर्धन करके एक अभियान चलाया, जिसकी सराहना 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की और इसमें जन भागीदारी को लेकर वो काफी उत्साहित थे। इस अभियान के पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या वास्तव में मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिसे नदी का मायका कहा जाता है, वहां पर इतनी जल की स्थिति गड़बड़ हो रही है कई क्षेत्रों में, इसके पीछे का आइडिया कैसे आया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के 75 साल जब हुए थे तो उन्होंने अमृत सरोवर की कल्पना की। देश की आज़ादी में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने नए जल स्रोत बनाने का संकल्प लिया, उसको पूरा किया। जिले में 75 बनाना है, लेकिन 75 से ज़्यादा बनाए। आपके पास 2 ही विकल्प हैं, आप नए जल स्रोतों का निर्माण करें या पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करने का काम करें। कुएं हैं, बावड़ी हैं, नदी हैं, नाले हैं। सवाल सिर्फ स्वच्छता का नहीं है, सवाल है कि उसकी क्षमता निर्माण में वृद्धि कैसे हो सकती है। अगर सिल्ट है तो आप अलग करिए। पहले तो गांव का आदमी जाता था और तालाब की मिट्टी लेकर अपने घर चला जाता था, बिल्कुल, तो अपने आप उसकी डिसिल्टिंग होती रहती थी और वो बड़ी साइंटिफिक थी। वो गड्ढा नहीं करता था, वो एक बार गड़ाई लगाता था तो एक सी मिट्टी निकालता था। आजकल जो लालच है वो जेसीबी है, ये कारण है। वो रेत निकालेगा तो वो अपनी मर्जी से करेगा, वो मिट्टी निकालेगा तो वो उसकी कोई माइनिंग प्लान नहीं है, कोई उसका तो अनुभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कारण है, तो इसका उद्देश्य यही था, या तो हम नए स्रोत बनाएं। तो नए स्रोत बनाने में हमारे 2 ही विकल्प थे। खेत तालाब की एक स्कीम थी, अब जो 50,000 का लक्ष्य हमारे पास भारत सरकार ने दिया था, उसको हमने 83,000 से ज़्यादा बनाए मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा 1,000 हमने अमृत सरोवर लिए, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, वो हमने पूरे किए, वो भी अब उससे ज़्यादा हुए। फिर 1 लाख कुएं थे जिनके पास में जो सूख गए, लेवल नीचे चला गया तो कोई कुआं में पानी होता नहीं है, तो लोग उसका या तो पूर देंगे या कचरा डाल देंगे। साफ करने के बाद उसके पास में रिचार्जिंग पट बनाई, तो 1 लाख से ज़्यादा कुओं के पास में रिचार्जिंग पट बनाई कि बरसात का पानी उसके बहाने नीचे जाए और इस कुएं में कोई जल स्तर बढ़े। जो चौथा प्रयास था वो देश का महत्वपूर्ण प्रयास था कि शिपरी करके एक ऐप बनाया। उसमें 15 लेयर्स है। यदि आपके खेत में भी आपको तालाब खोदना है तो आप अपनी मनमर्जी से नहीं खोद सकते, शिपरी आपको बताएगा कि आपको किस जगह पर खोदना है, तो उससे पानी रुकेगा या जमीन के भीतर जाएगा, वो ये भी बताएगा। तो अगर आपने कोई सार्वजनिक स्थान पर खोदा है तो फिर रिचार्जिंग भी होनी चाहिए, नीचे जमीन के भीतर पानी जाए और ऊपर उसके बाद भरा रहे, बिल्कुल, तो दोनों लाभ होंगे। किसान को अगर रोकना है पानी तो नीचे भी जाए और रुक भी जाए। तो ये पहला प्रयोग है देश का, जिसको बाद में महाराष्ट्र सरकार ने और अभी वन विभाग ने भी मांगा है। तो ये 4 बड़े काम हुए हैं। उसमें मेरे मन में यह आया कि भाई एक मंत्री के नाते मैं क्या करूंगा, बिल्कुल, तो मैंने नदियों के उद्गम पर जाने का तय किया कि अगर उद्गम पर स्रोत ठीक रहे तो ठीक होगा। पिछली बार मैं 32 नदियों के उद्गम पर गया था, कुल 7 पे पानी मिला था, बाकी पे नहीं मिला था मुझे। इस बार पिछले साल और इस बार मिलाकर मैं 80 नदियों पर गया हूँ। इस बार मुझे नदियों के उद्गम पर पानी मिला है, तो लेकिन मुझे लगता है कि उसकी क्षमता घटी है, जब लोगों ने से मैंने पूछा। लेकिन इससे जो जानकारी मेरी बढ़ी है, जो जीवन में मेरे पास नहीं थी, कि उद्गम के प्रति हम पढ़े लिखे लोग, अपने आप को संपन्न कहने वाले लोग कभी जवाबदेह नहीं दिखे मुझे। अच्छी जगह पर मैं गया हूँ, लेकिन जहाँ जनजाति है वो संक्रांति, शिवरात्रि और अक्षय तृतीया, तीनों दिन या 3 में से कोई एक दिन वो उद्गम पर पूजा करने जरूर जाते हैं। अच्छा। और नवरात्रि की नौमी या दशहरा, हर एक जगह पे ऐसा है। एक शक्कर नदी के उद्गम पर पता चला कि वो हर शुक्रवार वहां दीप लगाने जाते हैं। अरे वाह।
लेकिन वो अपनी परंपराओं से अलग नहीं है, नहीं। वो अभी भी उन्हीं परंपराओं के साथ जीवित है, उस परंपराओं के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कई कमजोरियां आई हैं, समय के कारण शायद होगा, वृक्षों की कटाई, उसके प्रति जागरूकता नहीं, बाकी चीजें नहीं। तो मुझे लगता है कि वृक्षों की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक बात समझना पड़ेगी कि जब धरती बनी थी तब किसी ने पौधारोपण नहीं किया। बिल्कुल। वनस्पति जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको पौध भिन्नता कहते हैं, वो अपने आप पैदा होती है। आपको हर नदी के किनारे एक ना एक पौधा ऐसा मिलेगा जो दूसरी नदी के किनारे आपको नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो पहचान है उस नदी की, उसका जीवन है, इसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये मुझे सीखने का इस अभियान में मौका मिला, और मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करूंगा कि पिछले बार 1 महीने का था। हाँ। तो मैं 32 नदियों में जाके मेरा महीना खत्म हो गया। इस बार जैसे जून खत्म होता है उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ। लेकिन इस बार 90 दिन का था, तो वो तो तैयारियां करना थी, जो हमें परिवर्तन करना थे। तो नर्मदा परिक्रमा के, नर्मदा जी के किनारे भी बड़ी चुनौतियां हैं, तो विकल्प आपके पास पौधारोपण है। तो हमने जब जानकारी ली तो 350 के आसपास पंचायतों में सरकारी जमीन मिली। तो मैंने नियम बनाया कि 1 एकड़ से ज्यादा जहां भी सरकारी जमीन होगी नर्मदा किनारे किसी पंचायत में, हम उसकी फेंसिंग करेंगे और फिर उसमें हम पौधारोपण करेंगे। कैलेंडर भी बनाया है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी जमीनों पर पौधारोपण होंगे। हाँ। और 15 जुलाई से 15 सितंबर तक निजी जमीनों पर होंगे, जिसको हमने एक बगिया माँ के नाम कहा है। अरे वाह। तो 1 एकड़ जमीन समूह की कोई महिला के पास है तो हम पहले साल 2 लाख रुपए देंगे, क्योंकि हम फेंसिंग का पैसा नहीं देते और कहते पौधे बचाओ। पौधे नष्ट होने का 2 ही कारण है, या तो आपने गर्मी में पानी नहीं दिया, हाँ। या फिर आपने उसकी सुरक्षा नहीं की तो कोई खा गया। बिल्कुल। अन्यथा तीसरा कोई कारण नहीं। तो वो हमने तय किया है कि हर पंचायत में कम से कम एक, जैसे लगभग 30,000 एकड़ में हम पौधे लगा नहीं, एक बगिया माँ के नाम वो होगा। हाँ। और ये 247 नर्मदा जी के किनारे जो पंचायतें हैं, हाँ। उसमें 247 ऐसी है जहाँ 1 एकड़ से ज्यादा जमीन, वो 6 एकड़ तक भी है, 7 एकड़ तक है। सबको फेंसिंग का पैसा दे रहे हैं, सब में पौधारोपण होगा। पौधारोपण वही देसी पौधे होंगे जो नर्मदा के किनारे पाए जाते हैं, अन्यथा वो नर्सरी वाले जो पकड़ा देते हैं वैसा नहीं होगा। पिछले बार मैंने सख्त कदम उठाया था, पौधारोपण नहीं होने दिया था। मैंने शर्त रखी थी, अगर फेंसिंग है, पानी का प्रबंध है तो पौधा लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। कोई आलोचना नहीं हुई, कहीं कोई नहीं आया कि पौधा लगा और सूख गया। बिल्कुल। इस बार ये प्रयास है कि सरकार खुद फेंसिंग कर रही है, तो उस अगर उद्गम है तो वहां भी कर रही है, पर उद्गम अधिकांश वन विभाग में है। तो कई जगह पर ये चुनौतियां होंगी, लेकिन हम इस पर सफल होंगे। हमने देखा कि अभियान जो शासकीय अभियान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला अपनी पूरी ताकत झोंकता है, लेकिन लोगों की उतनी भूमिका नहीं रहती। इस अभियान में आपने खास तौर पर जन भागीदारी को चुना, कि लोगों से आग्रह किया और खास तौर पर ग्रामीण लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आपने प्रयास किए। तो इसके पीछे का क्या चुनौतियां आई ग्रामीणों को इस अभियान से जोड़ने की, और कैसे ये लोगों की आपको वहां पर भूमिका दिखी? एक उदाहरण जिसकी हमेशा आलोचना होती है, मैंने एक सरपंच से, किसी व्यक्ति से पूछा, आप सरपंच हैं, आपने पिछले 3 साल में कुछ पौधे लगाए होंगे, कितनी जिंदा है, मुझे मत बताइए, घर जाके अपने आप से पूछना। अगर लगाए थे तो सूखे क्यों? मनरेगा के 3 कर्मचारी रहते हैं पानी देने के लिए, जमीन आपकी है, आपकी पंचायत में लगी, मुझे इसकी जांच नहीं करनी है, लेकिन मुझे ये समाचार दोबारा नहीं सुनना है, इसलिए मत लगाइए। हाँ। इतनी सरल भाषा में। और मैंने लगभग 17-18 जिलों में मैंने पंच सरपंच सम्मेलन किए, जहां भी गया तो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या त्रिस्तरीय पंचायत के लोग और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको हमने उनसे बात की और मैंने कहा कि अभी मत करिए, कोई अभियान नहीं है ये। पानी जिस जिले में जब गिरेगा तो उसके 10-15 दिन बाद लगाइए, उसके पहले लगाएंगे तो पौधा बचेगा ही नहीं। इसलिए एक अभियान कभी पूरे राज्य में 1 तारीख को नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और ये पिछली बार भी जब मैंने शक्ति बरती थी और इस बार भी जो 90 दिन में हुआ है, जो कैलेंडर बनाए थे, उन कैलेंडर में अभी 15 जुलाई से 15 अगस्त में भी हर संभाग के जिले की कैलेंडर बने कि आप इन तारीखों में लगाइए। अच्छा। और पिछला जो वर्षा का रिकॉर्ड है वो आपके पास है। हाँ। आप भेज दो कि आपके यहाँ बरसात पिछली बार इस महीने में हुई थी, इसके आसपास पौधे लगाइए, फेंसिंग आपके पास है, पर उसका प्रयोग करके देखेंगे अपन। तो सैटेलाइट सर्वे और ड्रोन से भी हमने जांच करने का तय किया। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि
जिसको भी मेरी बात पर विश्वास हो तो वो दमोह जिले में एक जरारू धाम गौ अभ्यारण्य है। हाँ। तो जब मैंने सबको रोका था तो वहां मैंने पत्थर में 10,000 पौधे लगाए एक दिन में। पत्थर में? हाँ, बिल्कुल सबको पता है, वो आप भी जाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। वो ड्रिप लगा, हमको नर्सरी वाले ने 3 साल के पौधे नहीं दिए, 1 साल का पौधा दिया, जबकि मेरा कहना ये है कि पौधा 3 साल तक घर में तैयार करिए, उसको लगाइए और 3 साल रक्षा करिए। 7-6 साल के बाद उसको मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी भर छाया भी देगा, लकड़ी भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, सब कुछ देगा। बिल्कुल। आप पानी की कुछ बूंदे भी देगा। लेकिन आप उसको लगाने के तरीके को, उसने मुझे 1 साल के पौधे दिए, उसने परीक्षा ली मेरी। मैंने कहा तीसरे साल जिसको बढ़ दिया है वो गिनना कि 10,000 है कि नहीं। जब पत्थर में पौधा हो सकता है तो मिट्टी में क्यों नहीं हो सकता? सही बात। ये मतलब मुझे चुनौतियां हमको स्वीकार करनी चाहिए, खाली भाषण देने से ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए जनभागीदारी बढ़ी इस कारण से। आपने इस अभियान में एक और अनूठी चीज, हर पंचायत से 2-3 ऐसे लोगों को चुना कि जो जलदूत बनाए हैं। वो जलदूत की अवधारणा क्या है और कैसे लोगों का इसमें चयन किया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर किसी अन्य गतिविधि के लोग हैं? मुझे लगता है कि इसमें हमें किसी फिक्स फॉर्मेट पर नहीं जाना चाहिए। नर्मदा समग्र ने काम किया, वॉलंटियर मिल गए। बिल्कुल, आज भी लोग मन से सदाव्रत देते हैं, नर्मदा के लिए काम करते हैं, सफाई करने पहुंच जाते हैं, कोई सरकारी लोग नहीं है वो। बिल्कुल, आप ऐसे एक्टिविस्ट्स को सहयोग करिए। तो नर्मदा के किनारे जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हम पौधारोपण करेंगे, हम ये पंचायतों को स्वामित्व देने वाले नहीं हैं। हम इन्हीं लोगों को देने वाले हैं जिनकी मैंने बात की है, जिसका आप बात कर रहे हो। बिल्कुल, इन दलदूतों की बात कर रहे हैं। जो मन से काम करे, वो सोशल मीडिया में कर रहा होगा, उसके पास कुछ करने को नहीं है तो वो सोशल मीडिया में अपनी बात कर रहा है, लेकिन उसका मन तो है ना उस काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों को उसमें चयनित किया गया, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। अच्छा। आप मन से काम करना चाहते हैं, हम आपको मौका देंगे। आपके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में पौधा लगाइए। आपको नहीं है, आप मनरेगा के वॉलंटियर बन जाइए और उसके बाद में उसको कुछ पारिश्रमिक भी मिलेगा और वो उसकी रुचि है तो वो काम करेगा। तो इस अवधारणा से हमने प्रयोग किया है वो, और मुझे लगता है कि ये चीज हमको मल्टीप्लाई करेगी, आगे जाके काम करेगी, महत्वपूर्ण सहयोग करेगी। बिल्कुल। मंत्री जी, कई प्रकार के अभियान सरकार लेती है और सरकार की मंशा होती है कि वो जो सोच रहे हैं वो जमीन पर उतर सके, लेकिन कई बार प्रशासनिक उदासीनता के चलते, लोगों की असक्रियता के चलते वो अभियान धरातल पे उतने फलदायी नहीं होते। क्या इस अभियान को लेके हमने कोई ऐसा मॉनिटरिंग का वो बनाया है कि जैसे अभी अभियान खत्म हो गया है लेकिन ये सतत चलता रहे, लोग इसमें जुड़े रहें, इसको लेके हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सिपरी पे हमने कोई सॉफ्टवेयर की जो मैंने बात की है, हमारे सारे लोकेशंस को जितने नदी के उद्गम है हमने उसको कोऑर्डिनेट भी दिए। हम आपको मतलब वो बाकायदा पब्लिश होंगे। हाँ, आपको जाना है तो आप सहज तक पहुंच सकते हैं। आपको गूगल पर देखना है तो कोऑर्डिनेट डाल के आप उसको देख सकते हैं। अभी हमने जितनी जगह पर फेंसिंग करना शुरू किया है उन 247 जगह को चिन्हित किया है, उनकी मैपिंग हो गई है, सैटेलाइट से उसका सर्वे हो गया है। हमने जो सॉफ्टवेयर लिया है उसकी जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिससे हमने हर 1 साल में हम रिपोर्ट लेते हैं। तो इस बार महीने की जो रिपोर्ट हमारे पास है, अगले साल की इसी महीने की रिपोर्ट हमें पिक्चर के रूप में आ जाएगी। अच्छा, सैटेलाइट सर्वे से। तो आप कंपेयर कर लो। दूसरा, हमने ड्रोन का उपयोग किया है कि हम रैंडम जिले में 5 या 6 जगह, जैसे आपने कहा कि हमने 5,000 पौधे लगाए या कोई भी दूसरा काम किया, तो हम ड्रोन से अभी देखेंगे और अगली साल ड्रोन से देखेंगे। और मैंने फिर कल की बैठक में तय किया है कि 3 साल बाद, क्योंकि सिपरी का प्रयोग पहला प्रयोग है, इसके परिणाम का असेसमेंट, और वो भी थर्ड पार्टी असेसमेंट हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ विभाग करेगा वो अलग बात है, लेकिन हम तीसरी किसी संस्था से कराएंगे कि 3 साल में सिपरी की साइट सिलेक्शन से कोई लाभ हुआ क्या। विवाद किस बात में होता था, लोग मन से तालाब खोद दिए, पता चला मट्टी खोदी और डाल दी, पैसा निकाल दिए, ये विवाद का यही समाचार बनते थे। पौधे लगाए, सूख गए, ये समाचार बनते थे। हाँ। तो हमने तय किया कि अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही आपकी तय हुई, और 3 साल के बाद ही आपको मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब आप हर 6 महीने में करोगे तो मजाक है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पौधा लगे, चाहे कोई स्रोत बने, अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है तो 3 साल के बाद कि भाई वाटर लेवल बढ़ा कि घटा, कोई फर्क आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आपका प्रयास विफल है। बिल्कुल, कोशिश, नियत आपकी ठीक रही होगी। हाँ। लेकिन आपका प्रयास विफल है। जरूरी थोड़ी है कि 100% जगह पर वाटर लेवल बढ़ ही जाएगा, लेकिन आपको फिर ये अंदाजा पड़ेगा कि जियोलॉजिकल डेटा हमने या तो ध्यान में नहीं रखा। आप पुराने किसी भी जल स्रोत को देखो,
वहां पर हमारे बुजुर्गों ने वहां की भूगर्भ को ध्यान में रखकर किया है। आज हमें जहां खाली मिलती है जमीन हम वहां कर देते हैं, तो ये गलत धारणा है। इसलिए सिपरी इसमें महत्वपूर्ण है। तो मॉनिटरिंग है और 3 साल बाद हम उसका असेसमेंट करके, थर्ड पार्टी असेसमेंट करके उसका आंकड़ा देंगे कि ये फायदा हुआ, यहाँ पर फायदा नहीं हुआ। जैसे नदी के पुनर्जीवन को लेके आपने बात की, तो खंडवा जिले की घोड़ा पछाड़ हो या विदिशा जिले की पारासरी नदी हो, इन नदियों पर आप खुद व्यक्तिगत गए हैं। पारासरी नदी के उद्गम स्थल पर आप 2 बार पहुंचे। तो किस तरीके की चुनौतियां अब तक हमने ये देखी हैं कि चूंकि पारासरी नदी में खुद देखने गया था तो कई जगह अतिक्रमण हो गया था, तो उन सब चुनौतियों को आपने कैसे समाधान किया, और इन नदियों के पुनर्जीवन से क्या उनके आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं उनका भी जीवन आप बदलते देख रहे हैं भविष्य में? मुझे लगता है कि अगर आप सहमति बनाएंगे तो गांव का आदमी अभी भी इतना सहज है, वो आसानी से छोड़ देता है। उदाहरण के लिए मैंने दूसरी बात कही कि नदी का कोष जितना भी है, जमीन तो उसके रिकॉर्ड में तो कई जगह पर वो एक 1 किलोमीटर है, लेकिन आपको 1 किलोमीटर से चौड़ा करना नहीं है। बिल्कुल। तो आप, मैंने उसमें 2 विकल्प दिए। एक तो आपको 50 मीटर या 40 मीटर जो भी हमने तय, पारासरी में हमने तय किया कि भाई 50 फुट, 50 फुट का तो हमें ड्रेन करके खाली करना ही है। बिल्कुल, लोग मान गए। अब बाद में सरकारी जमीन है, वो किसान के पास है, हमने सिर्फ उतना ही निवेदन किया है कि आप इसमें खेती मत करो, आप फलदार पौधे लगा लो। अच्छा। और वो फलदार पौधे का स्वामित्व आपका है, हाँ, तो रक्षा करना भी जिम्मेदारी भी आपकी है। बिल्कुल। आप खाली, मैं कह रहा हूँ, ये सरकारी जमीन है, हम इससे हम आपको बेदखल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतनी विनती कर रहे हैं कि आप इसमें फसल मत बोइए ताकि मिट्टी का क्षरण ना हो। आप पौधे लगा दो फलदार, वो फलदार पौधे का स्वामित्व आपके पास है। इतना सरल तरीका था, वो मान गए। सिंगरी, नरसिंहपुर में सिंगरी हमने 5 किलोमीटर साफ करने का तय किया था, सरकार के बूते पर नहीं। जो हमारे भतीजी जी नहीं रहे, उनकी फाउंडेशन है, मणि नागन सिंह फाउंडेशन के तहत हमने 11 किलोमीटर साफ किया। अब किसान ताकतवर है वहां, तो बाकी मानेगा नहीं, पर हमने 11 किलोमीटर ड्रेन कर दी और मिट्टी अलग कर दी। अब हम पौधा लगाने वाले हैं। तो मुझे लगता है सहमति से चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए हुआ ये कि मुझे 2 दिन पैदल चलना पड़ा। हाँ। तो एक दिन जहाँ पर वो खुदाई चल रही थी, वहाँ पहले लोगों को मना लिया, हमारे छोटे भाई साहब गए, बाकी लोग बैठे, तो मैं दूसरी तरफ, जहाँ दूसरे दिन खुदाई होना थी, उस तरफ पैदल गया। तो गांव के लोग मेरे साथ चले। हाँ। मैं पैदल यात्रा करता रहा हूँ गोटे गांव में, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन हाँ। मेरा तो घर है वो। बिल्कुल। तो मैं उधर गया और दूसरे दिन जहां वो खुदाई हुई थी उस पर पैदल चला। वाह। तो दोनों जगह देख, अपनी आंख से आपने देखा, कुछ सुधार करने थे तो कर दिया। एक ने कहा कि साहब हमारे यहाँ पर ज्यादा डाल दिया, तो मैंने नक्शा पूछा, वहाँ हमारे साथ एसडीएम था, बोले सर इनका तो यहाँ तक है सरकारी जमीन, और चूंकि काटना नहीं था, इन्हें पौधे लगा दिए थे, तो हमने छोड़ दिए बल्कि सरकारी जमीन। तो उनको बताया कि नहीं, आपकी नहीं है, ये सरकारी है, पर पौधे लगे हैं तो पौधे लगे रह दीजिए और लगा दीजिए ज्यादा पौधे। तो वो फिर उसके बाद उनकी नाराजगी खत्म हो गई और वो हमारे साथ पैदल दूसरे गांव तक गए। अरे वाह। तो मुझे लगता है कि हम संवाद स्थापित करें तो अभी भी गांव का व्यक्ति इन व्यवहारिक बातों के प्रति गंभीर है और उसकी कीमत समझता है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक 2022 का आर्टिकल दिखा जिसमें विश्व जल दिवस पे आपने दिल्ली में एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हम भू जल स्तर जो है लगातार गिर रहा है, तो हम जमीन को उतना पानी दें जितना हम उससे लेते हैं। आप शुरुआत से लेके अब फिर मध्य प्रदेश में आने के बाद आपने ये जल गंगा अभियान चलाया, तो क्या कुछ पहले से दिमाग में ये संकल्प था कि हमें भू जो जल स्तर है उसको लेके लगातार काम करना है? चूंकि 3 साल पहले की बात है, 2022 में आपने वो बयान दिया था। मैंने एक लेख लिखा था 2002 में। अच्छा। नदी को नहर मत बनने दो, वो और बेहतर लेख है। मैं आपको आप भी इस बात से सहमत होंगे कि नदी को सफाई की जरूरत नहीं है, आप तो उसके अपने हाल पर छोड़ दो और गंदगी नहीं डालेंगे इसका फैसला कर लो। नदी में कोई गंदगी नहीं होती साहब, वो बरसात में अपने आप अपना मार्ग तय कर लेती है। और उसी का, उस नहर में जब ये लेख लिखा था उसको मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए, तब मैंने ये कहा था कि नदी को नहर मत बनने दो। नदी की अपनी बायोडाइवर्सिटी है, उसके अपने मिनरल्स हैं, उसके पानी की अपनी ताकत है, उसके पानी का अपना स्वभाव है। आपने गड़बड़ की है तो आप सफाई का तमाशा मत करो, सफाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने सफाई नहीं की थी, नदी अपना सफाई बरसात में कर लेती है। वो अपना एरिया बता देती है कि हम यहाँ तक थे, आपने कब्जा किया है। आप तो खाली उसमें गंदगी ना डालने का फैसला करिए, नदी के अस्तित्व को कोई संकट नहीं।
आप उसकी रेत का खनन अनियंत्रित तरीके से मत करिए, उसके सामने कोई संकट नहीं है। उसके किनारे लगे हुए पौधों को काटने का पाप भर मत करिए, नदी को कोई संकट नहीं है। तो पौधारोपण जब धरती बनी थी तब किसी ने पौधारोपण थोड़ी किया था, वो तो अपने आप पैदा हुए थे। तो बायोडायवर्सिटी अपने आप उस जगह के आधार पर पैदा होती है, आपने उसको नष्ट किया है। आप नष्ट करना बंद कर दीजिए, कहीं कोई संकट नहीं। आप जरारू धाम जाना, हम जब गए थे तो इतने बड़े बड़े 2 नीम के झाड़ थे, उन्होंने चबूतरा बनाया। हाँ। अभी आपको उससे बड़े झाड़ वहां मिलेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली उन झाड़ों को कटने से बचाया। और इन 7 सालों में आप स्वरूप देखकर आइए तो मेरी बात पुष्ट हो जाएगी कि मैं सही कह रहा हूँ। प्रहलाद पटेल ने वो पौधे नहीं लगाए, प्रहलाद पटेल ने 10, 12, 15 हजार पौधे लगाए, 10, 17, 18 या 19 हजार पौधे लगाए हमने। बाकी पौधे अपने आप उगे हैं वहां। वाह। तो ये भ्रम है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, ये बहुत गलतफहमी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। हाँ, अगर हम कटने से बचा लें, उसको बढ़ने से हम अगर न रोकें तो प्रकृति अपने आप अपना रास्ता तय करती है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है कि एक तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक चूंकि मंत्री के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप इस अभियान को भविष्य में कितना फलदायी देखते हैं? दूसरा कि आपने इस अभियान को धार्मिक रूप से भी जोड़ा, गंगा दशहरे या वट पूजन आपने इस अभियान में जोड़ी, तो इन दोनों के पीछे का एक शॉर्ट में जो आप भी जवाब। मुझे लगता है कि हमारे त्योहार रस्म अदायगी नहीं है। हाँ, हरियाली अमावस्या, आप उस समय कोई पौधे लगाएंगे मरेगा ही नहीं। गंगा दशहरा, हाँ। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, ये माना जाता है कि गंगा दशहरा से वर्षा शुरू हो जाती है, अमरकंटक में तो हो ही जाती है। तो नर्मदा के किनारे चलना कठिन होगा, नदी नाले उफान पर होंगे, इसलिए आप चतुर्मास कर लो। चतुर्मास कर लो तो साधु खाली बैठ के माला नहीं जपता था, वो गांव में पौधे लगवाता था, समझाता था, कौन सी जानकारी भी लेता था। हाँ। और जानकारी भी देता था। मैंने चतुर्मास किया है, हम जहाँ रुकते थे तो हमें गांव का पूरा परिदृश्य पता चलता है। हमें अगर कोई काम करना है धरती से जुड़ा तो हमें अपने पुराने लोगों से जरूर विमर्श करना चाहिए। हर चीज विज्ञान की तराजू पर मत तौलिए, बिल्कुल, नहीं तो आप वहाँ की आर्कोलॉजी को खराब करेंगे, वहाँ की बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करेंगे, ये बात आप तय मानकर चलिए। इसलिए ये पहले पता करिए कि यहाँ पौधे कौन से लगते थे, कौन से पौधे लगने चाहिए। नर्सरी वाले वो आजकल वो हरे हरे पौधे होते, वो ऑक्सीजन नहीं देती, हाँ, तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक बार यूकेलिप्टस आया था, हाँ, उसको रोकने के लिए फिर अभियान लेना पड़ा, उसका अभियान लेना पड़ा। हाँ। ये मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये नदी के जीवन से जुड़ी हुई है, उसके पहचान है, उसके तत्व है। और इसलिए मुझे लगता है प्रकृति ने जो हमको ज्ञान दिया है, जो हमारा पुरातन और प्राचीन ज्ञान है, जिसका प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, ये त्योहार उसी कसौटी पर खड़े हुए दिन हैं और इनको सम्मान भर नहीं करना है, खाली हमें उसके पूजन पाठ भर नहीं करना है, उसके अनुकूल हमें अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए कोई हिचक नहीं करनी चाहिए कि हरियाली अमावस्या के दिन कोई हमको कहेगा कि ये तो हिंदुओं का त्योहार है। हाँ। जिनकी अकल कम होगी, जिनको पता नहीं होगा, वो शायद टिप्पणी करेंगे। हाँ। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हमारे त्योहार रस्म अदायगी है। हमारे त्योहार जलवायु और उसकी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को सरवाइव करने का, जीवन को बेहतर बनाने का एक बढ़िया प्रयोग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे जुड़ने के लिए। और आपने लगभग मेरी जितनी जिज्ञासाएं थी, हमारे दर्शकों के सवाल थे, सभी के बड़े सारगर्भित जवाब दिए। तो साफ तौर पर हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमारे जो त्योहार हैं वो केवल रस्म अदायगी नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।